हेलो गाइस, इससे जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं और हम लोगों ने पढ़ा था मैटर्स क्या होते हैं। मैटर्स का डिफिनेशन लिया था और कुछ हम लोगों ने पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, साथ ही हम आप लोगों को मेटल्स के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर मेटल्स आता है, मेटल्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मेटल्स के डिफिनेशन, मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स को हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर लिया है कि जो मटेरियल्स दुनिया में पाई जाने वाली हर वो मटेरियल्स जो इंजीनियरिंग में यूज़ होती हैं उन्हें हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहते हैं। और ये जो है डिप्लोमा सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, या फिर हमारा सब्जेक्ट है, या फिर गेट में भी इस सब्जेक्ट को दिया गया है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे एग्जाम्स में ये इंजीनियरिंग मटेरियल्स से क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे कि एससी, जेई, ये सारे एग्जाम में इस क्लास से, इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी इंजीनियर के लिए, फॉर मैकेनिकल, सिविल एंड ऑटोमोबाइल एंड एनी अदर। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 1। अब ये पार्ट 2 है हम लोगों का। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे इस इंजीनियरिंग मटेरियल के पार्ट 2 में। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को हम लोगों ने जो है क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में। पहला है मेटल्स, दूसरा है सेरामिक्स और तीसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। मेटल्स आप लोग समझ सकते हैं, मेटल्स के बारे में आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th 8th में, कि मेटल्स क्या होता है। मेटल्स में धातु होता है हिंदी में। तो मेटल्स को आप लोग जानते ही हैं कि मेटल किससे बोलते हैं। मेटल्स वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को दान करके क्या करता है, अपना जो अपने अंदर जो है धन धन बनाता है, यानी धन आयन बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। सिरेमिक्स क्या होता है, सिरेमिक्स आप लोग समझ सकते हैं, सीमेंट वगैरह जितने भी होते हैं उसे हम लोग सिरेमिक्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स मतलब जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें हमारे जो है पॉलीमर्स में आते हैं। पॉलीमर्स को आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जितने भी कार्बनिक चीज़ें होती है उसे हम लोग पॉलीमर्स कहते हैं, जो कि लैब के अंदर बनाया जाता है। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा था क्लास 10th में। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, पॉलीमर्स जो हैं, उन्हीं उन्हीं उसी प्रक्रिया से बनती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, या फिर कहें कि हाइड्रोकार्बन से बनती है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो हमारा पहला जो ग्रुप है मेटल्स। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग मेटल्स के बारे में बात करेंगे, फुल जानकारी लेंगे मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स की डिफिनेशन हमारे पास ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं मेटल्स का डिफिनेशन के तौर पे। तो मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का दान कर देते हैं, या कहें कि वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो अपना पॉजिटिव आयन बनाते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। और ये जो होता है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। और आप लोग एक बात और जानते होंगे कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक मेटल्स के अपोजिट होते हैं, वो जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो मेटल्स हमारे लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन में गेन करने की क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, इसलिए वो जो है निगेटिव नेचर के होते हैं। निगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ओके। अब यहाँ पे सारे प्रॉपर्टीज के रूप में हम लोगों ने इस चीज़ को लिखा है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेटल के जो हम लोग मेटल का जो प्योर स्टेट देखते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, चांदी, सोना का जो आप लोग प्योर स्टेट में देखिएगा, तो वो उसका जो सरफेस होगा, जो ऊपरी सतह होगा, वो शाइनिंग होता है, चमकदार होता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। लस्टर मतलब वही चमक होता है, यानी धातु। क्योंकि मेटल्स, हम लोग यहाँ मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मेटेलिक होगा और लस्टर मतलब चमक, ये इसे धात्विक चमक या मेटेलिक लस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ गोल्ड, सिल्वर लिख रखा है। इस तरह से काफ़ी सारे जो मेटल्स होते हैं प्योर स्टेट में, वो चमकदार होते हैं। दूसरा पॉइंट है या फिर दूसरा प्रॉपर्टी है, यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। तो आप लोग देखते हैं जनरली कि मेटल जो होते हैं, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। और जो हार्डनेस होता है हर मेटल का, वो मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसे लोहा का हार्डनेस ज़्यादा होता है, वहीं किसी दूसरे मेटल्स का थोड़ा कम होता है। इस तरह से मेटल्स टू मेटल हार्डनेस वेरी करती हैं। तो दूसरा
प्रॉपर्टी भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी दिया है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे आप लोग लोहार के बारे में जानते होंगे, जो लोहे की चीज़ें बनाती है, तो आप लोग देखते हैं कि लोहे को वो पीट कर शीट्स के रूप में बना देते हैं, यानी लोहे को पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर देती है। तो इसी प्रॉपर्टी को मेटल्स, चूंकि हर मेटल्स वैसा होता है कि वो शीट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे एक मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है कि यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब मेटल्स को हम लोग पीट कर या बीट करके शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मैलेबिलिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। एग्जाम्पल में हम लोग दिखाया है यहाँ पे कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलेबल मेटल्स। जो हमारे सोना और चांदी होते हैं वो सबसे ज़्यादा मैलेबल मेटल्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैलेबिलिटी वाले प्रॉपर्टी को हमारे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसको हम लोग पीट के काफ़ी पतला शीट या फिर बहुत ही थिक शीट्स बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब वह मेटल्स, यानी हर एक मेटल्स का वह एबिलिटी जिसके कारण या जिसकी वजह से उसको हम लोग थिन वायर के रूप में खींच सकते हैं, यानी पतली वायर के रूप में बना सकते हैं, उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को भी अपने रियल लाइफ में देख चुका है। जैसे कि हमारे जो तार होते हैं, जो तार के अंदर जो हमारा दिया रहता है, जो मेटेलिक वायर होता है, वो क्या होता है, बहुत ही पतले तार में खींचा रहता है। तो ये किसके कारण होता है, इसे डक्टिलिटी एबिलिटी के कारण। और तार आप लोग हमेशा मेटल्स का ही देखते हैं, क्योंकि मेटल्स में ही ये एबिलिटी पाया जाता है कि वो डक्टाइल हो सकता है, उसे हम लोग तार के रूप में खींच सकते हैं। यहाँ गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है। गोल्ड के बारे में यहाँ एक फैक्ट लिखे हैं कि ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी यहाँ पर इतना ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड होता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गोल्ड की डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने इतना प्रॉपर्टीज आप लोगों को कंप्लीट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पीछे वाले जो मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी हम लोगों ने जो पढ़ा प्रॉपर्टी, उसके बारे में क्या यहाँ पे बात कही गई है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स। तो हम लोगों को इंजीनियरिंग में जिस तरह की मेटल्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम लोगों को वो इसको स्क्वायर बनाना हो या सर्किल बनाना हो, जिस तरह की भी डिफरेंट शेप्स की ज़रूरत पड़ती है मेटल्स को बनाने के लिए, तो हम लोग इसी डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी का यूज़ करते हुए, क्योंकि मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या है, उसका प्रॉपर्टी है वो मैलेबल भी हो सकता है, उसे हम लोग पीट के पतला स्ट्रेट ही बना सकते हैं, और डक्टाइल यानी उसको लंबा खींच के तार ही बना सकते हैं। तो इसी के कारण हम लोग क्या है, इंजीनियरिंग में या फिर हर एक रियल लाइफ में भी हम लोग मेटल्स को डिफरेंट शेप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, हमारी ज़रूरत के अनुसार। फिर है हमारा उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो भी हाई होती है। अब इसको समझिएगा थोड़ा एक एग्जांपल से। तो सपोज कीजिए आप लोग एक रॉड लेते हैं जो कि लोहे का है, तो उसको जब आप लोग हीट करते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि जिस तरफ आप लोगों ने हीट किया है, समझ लीजिए वो एक बार है, समझ लीजिए वो एक रॉड का बार है जो कि आयरन का है, लोहे का है। आप लोग अगर इस जगह हीट करते हैं इसको, अगर आप लोग इस जगह अगर हीट करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पर टच करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे भी हीट हो चुका है, जबकि आप लोगों ने हीट किया यहाँ पर और यहाँ पर भी गर्म हो चुका है। तो यह इसी के कारण होता है, इसी प्रॉपर्टी के कारण होता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे तो वो इसका जो हीट इतना अच्छा कंडक्टर होता है हीट का कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी हीट का चालक होता है, वो हीट को कंडक्ट करता है, हीट को जाने देता है अपने अंदर से। एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। अब समझिएगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। तो जो सबसे बढ़िया हीट के कंडक्टर होते हैं हमारे मेटल्स में, वो होते हैं सिल्वर एंड कॉपर। इसलिए मैंने इन दोनों को लिख रखा है ताकि आप लोग इसको याद कर लें, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा हमारा कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो सिल्वर एंड कॉपर सबसे ज़्यादा कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब लिखा है कि लेड एंड मरकरी आर कॉम्पेरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अगर हम लोग जो लेड और मरकरी मेटल्स की बात करें, तो हीट और सिल्वर और कॉपर यानी इस तरह के
मेटल्स जो गुड कंडक्टर हैं उनके मुकाबले में काफ़ी ख़राब कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, लेड एंड मरकरी। मरकरी के बारे में आप लोग देखे ही होंगे। मरकरी क्या होता है, थर्मोमीटर में जो डाला रहता है पारा, उसे ही हम लोग मरकरी कहते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ये बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इन दोनों या फिर ऐसे मेटल्स के मुकाबले, ऐसे मेटल के कंपेरिजन में जो अच्छे चालक होते हैं हीट के। अब मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ड देखा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? तो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ गिवन सॉलिड मेल्ट। वह टेम्परेचर, वह पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विच अ गिवन सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट करता है। तो टेम्परेचर का वह पॉइंट, एक ऐसा हम लोगों का टेम्परेचर है, जैसे कि मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर हम लेट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघल जाएगा। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो द टेम्परेचर एट विच अ गिवन सॉलिड मेल्ट, जब एक सॉलिड मेल्ट कर जाता है उस टेम्परेचर को ही हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हर एक मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है, और क्योंकि वो हर एक सॉलिड जो होता है वो हर एक अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट हो सकता है या होता है। वाई? बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। अब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा, उसका हाई क्यों होता है? हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल्स के वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल्स आर, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे कि कॉपर, इसलिए कॉपर वगैरह के तार बनाया जाता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, कॉपर ऊपर जो होते हैं हमारे मेटल्स होते हैं और वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब यहाँ पे एक इंसुलेशन के बारे में लिखा गया है कि वायर्स कोटेड विथ पॉलीवाइनिक क्लोराइड पीवीसी और अ रबर लाइक मटेरियल। तो हमारा जो वायर्स होते हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी से क्या होते हैं हमारे, वो रिकवर होते हैं, कवर होते हैं कोई वायर, या फिर रबड़ को भी कह सकते हैं, रबड़ से कवर होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि जो है वो करंट जो है उससे पार ना हो सके, क्योंकि जो रबड़ और पीवीसी होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, या कहें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है उससे बाहर नहीं निकल पाता है वायर के अंदर से। अब हम लोग देखते हैं when metals are strike with a hard surface, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। when metals are strike with a hard surface they produce a sound which is called metallic sound। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब दो मेटल्स, या कहें कि दो मेटल्स, दो अलग अलग मेटल्स, या खुद एक मेटल अपने आप जैसे मेटल से जब वो हम लोग स्ट्राइक करते हैं, उन दोनों को हम लोग एक जगह से ला के टकराते हैं, तो उनमें एक हार्ड सरफेस, उनमें एक आवाज़ आती है, उनमें एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग मेटेलिक साउंड कहते हैं। और इसको हम लोग केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग में कहते हैं कि एंड ऑल्सो कॉल्ड सोनोरस। इसको हम लोग सोनोरस भी कहते हैं, इस साउंड को सोनोरस कहते हैं। जब मेटल से टकरा कर एक जो साउंड पैदा करती है, स्ट्राइक करके साउंड पैदा करती है, उसको हम लोग सोनोरस कहते हैं या मेटेलिक साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्कूल में जो बेल लगी होती हैं, जो नोटिफिकेशन बेल लगी रहती है कि कब छुट्टी होने वाली है, कब अगला पीरियड होगा, ये जो बेल्स लगी रहती हैं स्कूल में, वो मेटल्स की बनाई जाती है, क्योंकि मेटल से टकराने पर क्या होती है, साउंड आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको आप लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं कि जब कोई लोहे की चीज़ गिरती है या फिर कोई मेटल की चीज़ गिरती है, तो आप लोग समझ जाते हैं कि अभी कोई मेटल गिरा है। और जब कोई नॉन मेटल चीज़ गिरती है जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो आप लोग भी समझ जाते हैं कि कौन सा नॉन मेटल गिरा है। तो ये सब होता है इस आवाज़ के कारण, क्योंकि मेटेलिक साउंड अलग होता है, नॉन मेटेलिक साउंड अलग होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन टू और मोर प्योर मेटल्स आर मेल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ मेटल whose properties are quite different from those of the original metal is called an alloy। तो यहाँ लिखा है कि जब दो या दो से ज़्यादा प्योर मेटल्स को हम लोग मेल्ट कर देते हैं एक जगह पे लाके मिला देते हैं, तो एक जो नया मेटल बनता है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ी डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल मेटल्स। जो हम लोगों ने दो ओरिजिनल प्योर मेटल्स बनाया है उसको अलॉय कहते हैं। अलॉय मतलब होता है मिश्र धातु, यानी दो मेटल्स का मिश्र, दो मेटल्स का या दो मेटल्स नॉन मेटल्स का, यानी एलॉय में एक मेटल होना कंपलसरी है। तो जब दो या मेटल्स को, या एक मेटल या एक नॉन मेटल्स को हम लोग मिलाकर मिक्स करके मेल्ट करके एक नया हम लोग जब बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक नया हमारा मेटल बनता है, या कहें कि एक नया जो हमारा
हमारा जो बनता है मेटल, वो क्या होता है, उसके जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी क्वाइट डिफरेंट होती है फ्रॉम जो ओरिजिनल मेटल्स हैं, या कहें कि पूरी की पूरी डिफरेंट होती है प्रॉपर्टीज अलॉय से। तो इसे हम लोग इसी चीज़ को अलॉय कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ याद रखिएगा कि सिर्फ दो दो मेटल्स या दो मेटल और नॉन मेटल्स, यहाँ पर कितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स यहाँ पर मिक्स हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम लोगों ने अभी जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी है वो मेन प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स भी देखते हैं। तो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। दे हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। उनका जो डेंसिटी होता है नॉन मेटल्स या किसी दूसरे मेटल्स के दूसरी चीज़ों के मुकाबले ज़्यादा घनी होती है, डेंसिटी होती है। डेंसिटी भी आप लोग समझते हो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी जिसका वॉल्यूम, समझिएगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा और मास ज़्यादा होगा, जिसका वॉल्यूम कम होगा और मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी हाई होगा, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा मास कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा। तो हम लोग देखते हैं कि लोहे के अंदर जो है बहुत ही घना एटम्स का जो है कॉम्बाइंड जो है पैक होता है, बहुत ही घने रूप से पैक होता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंसाइल होते हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम तो कम होता है, यानी इतने से भी हम लोग अगर लोहा लें लेकिन उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डेंसिटी हाई होता है। किसी भी मेटल्स का हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ लोहे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हर तरह के मेटल्स में। यहाँ तीसरा प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म अलॉयज, कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं अलॉय फॉर्म करते हैं, अलॉय बनाते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है दे प्रोसेस मेटेलिक लस्टर और ऑन पॉलिशिंग। तो जब हम लोग किसी भी मेटल्स को पॉलिश करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वो चमक रही है या उनमें लस्टर आया है, उसे मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो किसी भी मेटल को पॉलिश करने पर मेटेलिक लस्टर हम लोग देखते हैं। चौथा है दे हैव एबिलिटी टू बी डिफॉर्म प्लास्टिकली। तो मेटल्स में प्लास्टिकली डिफॉर्म होने की भी एबिलिटी होती है कि वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए और वापस वो अपनी शेप में नहीं आ सके। जो तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी हमारी प्रॉपर्टी है दे पॉजेज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ कहा जा रहा है कि वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को भी पॉजेज करती है। अब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ये इस वीडियो के हम लोग आगे देखेंगे। बाकी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसका एक डायग्राम देखेंगे, लेकिन जब आने वाला नेक्स्ट लेक्चर है उसका पूरा एक इंडिविजुअल वीडियो बनेगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर, कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में दी जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी कि मेटल्स, काफ़ी सारे मेटल्स मैग्नेटिज्म को ही हमारा क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे कि हम लोग लोहा ही को देखते हैं, लोहा क्या होता है हमारा, लोहा हमारा मैग्नेट के ओर आकर्षित होता है। कास्ट आयरन की बात कर रहा हूँ, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी दिखलाते हैं मेटल्स, काफ़ी सारे मेटल्स। अब देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अब अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट देखा था क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ये आप लोग देखिए। तो व्हाट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्रिस्टलाइन में क्रिस्टल को समझते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना, किसी भी चीज़ की बनावट। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पेन की आप लोग एग्जाम्पल ले लें कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर में ढाला गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे ये मोटा है, कहीं पे ये पतला है, कहीं पे गोल है, तो ये एक स्ट्रक्चर में ढाला गया है। अब लेकिन क्रिस्टल क्या होता है, व्हाट इज क्रिस्टल। तो हम लोग जानते हैं वी नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं या मैटर्स होते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत ही छोटी पार्टिकल्स होते हैं। ये इतनी छोटी होती है कि इसे हम लोग नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत ही माइक्रोस्कोप्स की मदद लेते हैं। and which is struck with and which is stuck with force of attraction of them। और जो क्या होते हैं हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। यानी कहें कि जब दो आइटम्स या दो मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। यहाँ पर हमारा मैटर के बारे में बात हो रहा है कि मैटर के अंदर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, और सभी जो एटम्स होते हैं वो स्टक होते हैं, चिपके रहते हैं एक जगह पर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के द्वारा। अब देखते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। एक क्रिस्टल इज अ सॉलिड इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सम रेगुलर रिपीटिशन पैटर्न इन ऑल डायरेक्शन। तो सॉलिड जो क्रिस्टल होता है वो क्या होता है, किसी भी सॉलिड का
क्रिस्टल, किसी भी सॉलिड का क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक मैटर ले लीजिए, सपोज कीजिए ये हमारा एक मैटर है, कोई भी चीज़ हो सकता है, ये सपोज कीजिए एक मैटर है। मैटर के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे आइटम्स होंगे। अब बहुत सारे आइटम्स क्या होंगे, मिल करके एक जगह चिपके होंगे, और उसको हम लोग एक एक ब्लॉक से, यानी छोटे छोटे ब्लॉक से हम लोग दर्शाएंगे कि एक एटम, सारे ब्लॉक्स जुट कर एक लास्ट में एक मैटर बनेंगे, मैटर फॉर्म होंगे। तो इसी एक ब्लॉक को हम लोग एक क्रिस्टल के रूप में देखते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से किसी मैटर को अरेंज कर सके, समझ सकें। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक क्रिस्टल इज अ सॉलिड इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन अ सम रेगुलर रिपीटेशन। तो जिस स्ट्रक्चर में, जिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में किसी भी सॉलिड का जिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एटम्स को अरेंज किया गया होता है एकदम सेम रिपीटेशन या कहें रेगुलर रिपीटेशन में, पैटर्न में, जैसे कि यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, तो वो क्या है, रेगुलर और सेम रिपीटेशन में दिया गया है इन ऑल डायरेक्शन। इसका जो 3D डायग्राम है मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोगों ने मेटल्स के बारे में काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज देखी, तो ये किस कारण होती हैं। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू 2 फैक्टर्स। तो ये सारे प्रॉपर्टीज मेनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं मेटल्स के। पहला, द एटम्स ऑफ विच द मेटल्स आर कंपोज्ड। वह एटम्स जो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेटल्स जिस तरह से कंपोज्ड होती हैं, स्थित होती हैं एटम्स में, इस पर डिपेंड करता है, इस फैक्टर पर, कि एटम्स किस तरह कंपोज्ड है मेटल्स में, किस तरह स्थित है। दूसरा है द वे इन विच दिस मेटल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस लैटिस, कि किस तरह से जो एटम्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इन स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे, लेकिन इसमें जो है हम लोग शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी लेंगे इसी वीडियो में। तो द वे इन विच दिस एटम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस, तो किस तरह से हमारा जो एटम्स है स्पेस लैटिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे बात किया है हम लोग एटम्स के बारे में, यहाँ भी तो एटम्स क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट फॉर्म्स अ केमिकल एलिमेंट। तो एक एटम सबसे छोटा यूनिट होता है, यानी सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी मैटर का, जो कि एक केमिकल एलिमेंट तैयार करते हैं, फॉर्म करते हैं। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, टिपिकली अराउंड 100 पिकोमीटर्स, यानी 100 पिकोमीटर्स अक्रॉस। तो एटम्स एक्सट्रीमली छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं। मैंने पहले ही बात किया कि उनसे हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज़ करते हैं। तो एटम्स आर एक्सट्रीमली यूज टिपिकली अराउंड 100 पिकोमीटर्स अक्रॉस। 100 पिकोमीटर का मीनिंग यहाँ देख लीजिए, एक पिकोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁻12 मीटर। मीनिंग ऑफ 1 ट्रिलियन ऑफ ए मीटर। आप मीटर जानते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 1 मीटर का अगर हम लोग ट्रिलियन भाग करें तो जो आएगा वो हमारा 1 पिकोमीटर होता है। और 1 पिकोमीटर यहाँ 100 पिकोमीटर लिखा गया है। आप लोग समझ सकते हैं कितना छोटा होगा पिकोमीटर, इसलिए हम लोग उसे खुली आंखों से एटम्स को देख नहीं पाते। तो ये इतना छोटा होता है कोई भी एटम, यानी एक मैटर को भी, सिर्फ इतने मैटर को भी बनाने में काफ़ी सारे एटम्स जुटे होंगे, काफ़ी सारे एटम्स स्टिक होंगे एक साथ। अब देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं एक एटम से। तो एटम्स के मेन 3 ही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड अ कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। एक तो इलेक्ट्रॉन होता है और एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस होता है हमारे एटम्स के अंदर, इस तरह से ये हमारा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब देखते हैं मास रेंज ऑफ एटम्स की, जो एटम्स होते हैं उसकी मास किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, मास कितना होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻27 से 4.52 × 10⁻⁻25 kg होता है। ये भी आप लोग देख सकते हैं ये कितना कम इसका मास भी होता है, क्योंकि 1.6 को हम लोग 27 बार जीरो से भाग करेंगे, एक के आगे जीरो से, तब वो जो वजन आएगा, तब वो जो मास आएगा, वो मास होता है एटम्स का, बहुत ही कम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों नहीं होते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये जो रेड कलर से हम लोगों ने डिनोट किया ये है प्रोटॉन, ये जो ब्लू है वो है न्यूट्रॉन, और जो ब्लैक कलर का है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जैसा कि इसका नाम है न्यूट्रॉन। आगे हम लोगों ने देखा था जो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वहाँ स्पेस लैटिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। स्पेस लैटिस क्या होता है,
देखिए गाइस, स्पेस लैटिस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन पर हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इंडिविजुअल वीडियो, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक डिफिनेशन और एक डायग्राम सब लोगों को समझा दे रहे हैं। तो 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल। तो स्पेस लैटिस और कुछ नहीं, एक स्पेस का मतलब होता है 3D, 3D मतलब डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जैसे कि यहाँ पर एक्स, वाई और जेड, ये तीनों एक्सिस है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों यहाँ पर, तीनों जब 3 डायमेंशन हम लोग दिखा करके कोई डायग्राम बनाते हैं तो उसे हम लोग 3D डायग्राम कहते हैं। तो 3D को ही हम लोग स्पेस कहते हैं। तो स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस होता है 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। यानी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का ये सभी कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का 3D अरेंजमेंट को ही हम लोग स्पेस लैटिस कहते हैं। तो ये आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये इस तरह से होता है। तो आप लोग स्पेस लैटिस के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गए हैं क्या होता है। इससे आने वाले वीडियो में मैं स्पेस लैटिस पर फुल एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले वीडियोस को भी आप लोग प्लीज़ व्यू कीजिएगा, क्योंकि इससे भी बढ़िया वीडियो आने वाली है। और इंजीनियरिंग मटेरियल्स का हर एक टॉपिक मैं टच करूँगा, हर एक टॉपिक पर फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ बनाऊँगा। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।